नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्ष से विधेयकों पर सार्थक चर्चा की अपील की। कहा, हंगामे से राजनीतिक लाभ नहीं, सत्र के लिए 8 विधेयक सूचीबद्ध। तीन देशों की राजकीय यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर होगी चर्चा। 3 दशक बाद भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की राजकीय यात्रा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की रखी आधारशिला। अमित शाह ने कोलकाता में देश के पहले शब्द संग्रहालय का किया उद्घाटन। कहा, भाषा के बिना संस्कृति अधूरी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, 80% मुस्लिम महिलाएं विधेयक के समर्थन में। आदिवासी समुदाय यूसीसी के दायरे से बाहर। देश के कई हिस्सों में मानसून का विकराल रूप। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से की स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी और मुख्यमंत्री से की बातचीत। नागालैंड के मून में भूस्खलन से 8 लोगों की मृत्यु। फीफा विश्व कप का फाइनल आज। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होगा महामुकाबला। देखना होगा दिलचस्प, मेसी का चलेगा जादू या लामिन यमाल करेंगे कमाल। और देखते हैं खबरों को विस्तार से। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच सजकर तैयार है और मानसून सत्र शुरू होने से पहले सियासत भी चरम पर है। एक ओर सरकार ने वैश्विक चुनौतियों और राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की मांग की और सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की, तो वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अपने तीखे तेवर भी दिखाए। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि मानसून सत्र में जनहित के मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श और विधायी कामकाज को कितनी गति मिल पाती है। संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में एनडीए के सहयोगियों सहित विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक शुरू होते ही कांग्रेस, सपा, टीएमसी सहित कई विपक्षी दलों ने सांकेतिक तौर पर बैठक का बहिष्कार किया। विपक्षी दल टीएमसी से अलग हुए गुट यानी एनसीपीआई में शामिल सांसदों को बुलाए जाने पर आपत्ति जता रहे थे। Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UPT have all walked out of the all party meeting in protest. तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद दिखाए गए और उसके बावजूद जो तृणमूल से अलग हुए दल, एक जो नया ग्रुप है 20 एमपीज का, वो 20 एमपीज के ग्रुप को यहाँ निमंत्रण दिया गया, जबकि स्पीकर साहब ने अभी उनकी पिटीशन पे कोई फैसला नहीं लिया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि टीएमसी से अलग हुए गुट के नेताओं को बैठक में बुलाया गया, इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने शनिवार को टीएमसी से भागे हुए 20 सांसदों को अलग गुट के तौर पर बैठने की व्यवस्था दी थी। सर्वदलीय बैठक में पेपर लीक, कथित चढ़ावा चोरी सहित 8 से अधिक मुद्दों को उठाने का जिक्र हुआ। 40 पॉलिटिकल पार्टी का फ्लोर लीडर्स ने ऑल पार्टी मीटिंग में अटेंड किया है और सबने अपना मत रखा है। हमने पूरा ध्यान से सबका बात सुना है और कल जब हम मानसून सत्र के लिए मिलेंगे कई मुद्दे लेके आएंगे ऑपोजिशन पार्टी, लेकिन मेरा आग्रह है कि बाधित ना करे, अपना बात रखे जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे संसद का गरिमा को चोट पहुंचेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नियमों के मुताबिक कार्य मंत्रणा समिति में जिन मुद्दों को तय किया जाएगा, सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार तो चाहते हैं कि चर्चा हो,
और बिल को अच्छी तरह से परखते हुए सब देखें और फिर पारित करें। देश के लोग ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, और पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी तक संसद के मानसून सत्र के लिए 8 विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है। देखना यह होगा कि सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किन किन अहम विषयों पर चर्चा को लेकर सहमति बन पाती है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। मानसून सत्र केवल सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का मंच ही नहीं होगा, बल्कि कई अहम विधायी फैसलों का साक्षी भी बनेगा। न्याय व्यवस्था से लेकर कर सुधार, राष्ट्रीय सम्मान, जन्म मृत्यु पंजीकरण और एमएसएमई से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को सरकार ने इस सत्र में सदन के सामने पेश करने का विचार रखा है। ऐसे में यह सत्र न केवल जनहित से जुड़े मुद्दों की दिशा तय करेगा, बल्कि देश के विधायी एजेंडे को भी नई गति देने वाला साबित होगा। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कई अहम विधायी कामकाज को दोनों सदनों के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सरकार ने अभी तक 8 विधेयकों को आगामी सत्र के दौरान पारित कराने के लिए लिस्ट किया है। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने अहम मुद्दों को सत्र के दौरान उठाने की बात भी कही। नीट सहित जितने पेपर आउट हुए सत्र के, वो हमारा दूसरा मुद्दा होगा। किसानों का है, कहाँ गया दुगना मूल्य। जब हम मानसून सत्र के लिए मिलेंगे, कई मुद्दे लेके आएंगे ऑपोजिशन पार्टी, लेकिन मेरा आग्रह है कि बाधित ना करे, अपना बात रखे जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार जिन 8 विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी, उनमें सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाने, आयकर संशोधन, जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमों से जुड़े विधेयक शामिल हैं। सरकार जिन विधेयकों को इसी सत्र में पारित कराने की तैयारी में है, उनमें सरकार आयकर संशोधन विधेयक 2026 भी पेश करेगी, जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को कर छूट देने के प्रावधान को औपचारिक रूप देने के लिए लाए गए अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक है। सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026, यह विधेयक ही अध्यादेश का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 चीफ जस्टिस सहित करने का प्रावधान है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को भी पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाना है। राष्ट्रीय सम्मान, अनादर रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पेश करने, उस पर विचार करने और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रावधान करता है। इसके माध्यम से सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाना चाहती है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026, इसके साथ ही परिसीमन से जुड़े बिल को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। कोई भी अगर हम बिल लाते हैं तो हम फिर बीएससी में इसका चर्चा करेंगे, हम बताएंगे, हम अपोजिशन पार्टी सबको बता करके बिल लाएंगे। अभी हम 8 बिल और बाकी महत्वपूर्ण जो सवाल होते हैं या वहाँ स्पेशल मेंशन होते हैं, 0 आवर में होते हैं, वो तो होते ही रहते हैं हर संसद सत्र में। सरकार के बिजनेस के बारे में हमने जो सूची जारी किया है, उसका अतिरिक्त और भी अगर आएंगे तो मैं बता दूंगा। जाहिर है संसद का मानसून सत्र मुद्दों के लिहाज से तो अहम है ही, विधायी लिहाज से भी ये सत्र काफी महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की। बैठक में सरकार और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आगामी सत्र के विधायी कार्यों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी राजनीतिक दलों से रचनात्मक बहस, संसदीय परंपराओं के पालन और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक और व्यापक चर्चा सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। बैठक में मिले सुझावों के आधार पर मानसून सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा का समय और कार्यक्रम संसदीय प्रक्रिया के तहत तय किया जाएगा। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते।
बाय सर। लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? मैम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की PMFME स्कीम है ना। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाएं 35% सब्सिडी अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करे सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कमाल है साहब, आपका परिवार आपके भरोसे बैठा है और आप किस्मत के भरोसे बैठे। थोड़ा सोचिए, कल अगर आप दुर्भाग्यवश नहीं रहे तो उनका साथ किस्मत नहीं पॉलिसी बाजार से लिया हुआ टर्म इंश्योरेंस देगा। परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 देशों की राजकीय यात्रा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रहेंगे। ये दौरा तीनों देशों के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर हो रहा है और भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बार किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया की द्विपक्षीय यात्रा हो रही है। अगर रोमानिया की बात करें तो किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की 30 वर्षों से अधिक समय बाद पहली रोमानिया यात्रा होगी। इससे पहले वर्ष 1994 में भारतीय राष्ट्रपति ने रोमानिया का राजकीय दौरा किया था। राष्ट्रपति यात्रा के पहले चरण में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक नॉर्थ मैसेडोनिया जाएंगे। इस दौरान राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवास्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। नॉर्थ मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और नॉर्थ मैसेडोनिया की असेंबली को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत नॉर्थ मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। दोनों देशों ने कृषि, औषधि, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं में आर्थिक सहयोग को और गहरा करने में रुचि जताई है। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति, कार्यवाहक प्रधानमंत्री और सीनेट के अध्यक्ष और रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। वे भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से संवाद करेंगे। 3 देशों की राष्ट्रपति की यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान करने की दिशा से बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तर मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति का उत्तर मैसेडोनिया का पहला दौरा है। उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया के असेंबली को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के इस महत्वपूर्ण दौरे पर हमारी संवाददाता जयंती झा ने खास बातचीत की नॉर्थ मैसेडोनिया में भारतीय राजदूत अरुण कुमार साहू से। द्रौपदी मुर्मू नॉर्थ मैसेडोनिया की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगी। इस यात्रा के बारे में हमें और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बल्गेरिया एवं नॉर्थ मैसेडोनिया के भारतीय राजदूत अरुण कुमार साहू जी। सर, आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। धन्यवाद। सर, शुरुआत करते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा की। क्या एजेंडा रहेगा राष्ट्रपति मुर्मू के इस दौरे का? ये यात्रा इटसेल्फ इज हिस्टोरिक, ऐतिहासिक है, इसलिए कि पहली बार दोनों राष्ट्रों के बीच में कोई भी इस लेवल का विजिट नहीं हुआ था और पहली बार राष्ट्रपति जी आ रही हैं, तो एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई एज यू नो। तो दोनों तरफ से आशाएं बहुत ज़्यादा है और देखते हैं आगे फिर होता क्या है। आई थिंक ओवर द इयर्स ये हुआ है कि हमारा जो संबंध है इस यूरोपियन रीजन का सिर्फ EU 27 के साथ नहीं, बाकी जो यूरोपियन कंट्री भी हैं, नॉर्थ मैसेडोनिया एक EU कैंडिडेट कंट्री है, कभी ना कभी तो EU में शामिल हो ही जाएगा, बट इनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है और जो भी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से इंडिया का जो ग्रोइंग स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे पूरे विश्व में लाएं, उसकी कोशिश है और इस कोशिश का एक ही पन्ना ये है कि राष्ट्रपति जी आ रही हैं। सर, आप किन पहलू को अहम स्तंभ मानेंगे भारत नॉर्थ मैसेडोनिया की इस दोस्ती का? क्या वो उद्योग होगा या टूरिज्म होगा, सिनेमा होगा? क्या इंपॉर्टेंट पिलर्स रहेंगे भारत नॉर्थ मैसेडोनिया दोस्ती के? हमारे इस रीजन के साथ या बल्कन रीजन हो गया या नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ बहुत ऐतिहासिक परंपरा है हमारा संपर्क। उस संपर्क को एक नया जीवन दे रहे हैं एक तरफ। बाकी मॉडर्न एज के लिए आगे के लिए आप टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये सारे जितने भी हैं उसको कैसे जोड़ना है। बहुत सुंदर जगह है, तो सिनेमा भी बन सकती है। पहले कुछ साउथ की फिल्म यहाँ बनी है, आप देखे होंगे। इसका जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है बहुत ही सुंदर है, रिवर के पास एक है और नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसका वो अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि लोग यहाँ आए, यहाँ का लोग इंडिया जाए, है ना, टूरिज्म भी बढ़े। तो सारा मिला के आई थिंक एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई फ्रॉम बोथ साइड, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल। और यहाँ योगा भी लोगों का बहुत लोग काफ़ी इंटरेस्ट है उनका। सो ये योगा करते हैं और बहुत सारे जो हमारे इंडिया में गुरु हैं, योग गुरु है ना, उनके आश्रम में भी जाके रहते हैं। तो कल्चरल कनेक्शन ज़्यादा है, तो उसको सब स्ट्रेंथन करना है ताकि इंडिया का जो भी हमारे जो कल्चरल स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक, साइंटिफिक जो भी स्ट्रेंथ है वो विश्व के हित के लिए लगे। आई थिंक यही एक्सपेक्टेशन है। सर, आप इंडियन बिजनेसेस के लिए यहाँ पे निवेश की, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं? क्योंकि जो जैसा कि आपने कहा ज्योग्राफिकली जहाँ ये स्थित है, ये यूरोप के लिए एक गेटवे बन सकता है भारतीय बिजनेस के लिए। जैसे आप जानते हैं हम इंडिया EU FTA साइन भी किए हैं और होपफुली आशा है कि नेक्स्ट ईयर आगे की साल ये शुरू हो जाएगी। बट नॉर्थ मैसेडोनिया भी एक कैंडिडेट कंट्री है, तो और इसका जोग्राफिकल लोकेशन इतना अच्छा है कि आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस बना सकते हैं। एंड ऑल दोज जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है बिजनेस का, बिजनेसमैन समझ जाते हैं कि कहाँ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है, तो वो यहीं पे उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। राष्ट्रपति जी के साथ ऑलमोस्ट 40 लोगों की एक बिजनेस डेलीगेशन भी ज्वाइन करेगा, तो स्पैनिंग डिफरेंट सेक्टर्स,
एग्रीकल्चर से शुरू करके हाईटेक तक। सो सारों को आई थिंक पहली बार मुझे लगता है एक एक्सपोजर मिलेगी कि ये रीजन क्या है। तो मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उनको तो एकदम आइडिया ही नहीं था कि भाई नॉर्थ मैसेडोनिया है कहाँ, तो मुझे लगता है इस विजिट के बाद थोड़ा आगे जो हमारा विजन है वो भी थोड़ा बढ़ेगा कि बिजनेस कहीं पे भी हो सकता है जहाँ प्रॉफिट हो, है ना, जहाँ एनवायरनमेंट अच्छा हो, बिजनेस एनवायरनमेंट हो। आई थिंक बिजनेसमैन हमारे आए, इन्वेस्टर आए तो इन्वेस्ट करें, तो आई थिंक इकॉनमी को फायदा होगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि एक नई शुरुआत है भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच, तो आप भविष्य में क्या सेक्टर्स देखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं कि सहयोग के कौन से क्षेत्र रहेंगे दोनों देशों के बीच? आप इन्वेस्टमेंट देखें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, बाकी सारे जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो रहेगा, एंड देन एग्रीकल्चर रहेगा, एग्रो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, एंड ऑटोमेटिव सेक्टर रहेगा, काफ़ी इनका एक टेक्नोलॉजी जोन भी ये लोग बनाए हैं, है ना, तो जिसमें वो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो जो नए टेक्नोलॉजी है उसका आई थिंक मुझे लगता है आगे जाके बहुत फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद सर, डीडी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और इस यात्रा के बारे में और भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया की दोस्ती के बारे में हमें और जानकारी देने के लिए। कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ डीडी न्यूज़ के लिए स्कोपिये, नॉर्थ मैसेडोनिया से मैं जयंती झा। तो खबरें अभी और भी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री ने म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड के पहले फेज का उद्घाटन किया और अमूल डेयरी दही प्लांट के शिलान्यास समारोह को भी संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे के अंतिम दिन कोलकाता में राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक स्थिति का बारीकी से आकलन किया। कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा विकसित म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड के पहले चरण का लोकार्पण किया।
इस अवसर पर उन्होंने बंगाल को भारतीय चेतना का वैश्विक प्रकाश स्तंभ बताते हुए उसे फिर से देश और दुनिया का बौद्धिक नेतृत्व करने वाला केंद्र बनाने का आह्वान किया। अमित शाह ने भारतीय सांस्कृतिक चेतना, बंगाल की ऐतिहासिक भूमिका और राष्ट्रीय पुनर्जागरण की आवश्यकता पर भी बल दिया। मित्रों, बंगाल भारतीय चेतना का, समग्र भारतीय चेतना का एक वैश्विक प्रकाश स्तंभ रहा है। एक लंबा कालखंड आया जब हमारी भारतीय सांस्कृतिक चेतना को बंगाल से विमुख करने का प्रयास किया गया। संकुचित विचारधाराएं, विदेश की विचारधाराएं, इन्होंने बंगाल को अपने देश और दुनिया को योगदान करने की क्षमता को क्षीण कर दिया। अब समय आ गया है भारतीय चेतना के ये बौद्धिक प्रकाश स्तंभ को फिर से एक बार अपने पूरी शक्ति के साथ पूरे विश्व की चेतना को जगाने का प्रकाश स्तंभ फिर से बनाने का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के तहत दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी। अमित शाह ने न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से हावड़ा में बनने वाले इस संयंत्र की आधारशिला डिजिटल माध्यम से रखी। करीब 700 करोड़ रुपए के निवेश से हावड़ा फूड पार्क में बनने वाली इस परियोजना की प्रतिदिन लगभग 30 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता होगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार संयंत्र में हर दिन करीब 1000 टन दही और अन्य संवर्धित डेयरी उत्पादों का उत्पादन किया जा सकेगा। इसके पूरा होने के बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी दही उत्पादन इकाई बन जाएगी। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के 1.25 लाख से अधिक डेयरी किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनमें 30,000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। 10 लाख लीटर दही दूध उसका प्रोसेसिंग ये प्लांट के अंदर होगा। 1,20,000 छोटे छोटे दुग्ध उत्पादक पशुपालक इसका फायदा प्राप्त करेंगे। और परिवर्तन देखिए, मैंने गाड़ी में जाते जाते शुभेंदु जी को कहा, उन्होंने 30 एकड़ भूमि निशुल्क अमूल फेडरेशन को देने का मानकर यहां 2 बड़े प्लांटों का इन्वेस्टमेंट अपने यहां ला दिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सुधरती कानून व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाने के लिए सीएम शुभेंदु तेजी से काम कर रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चंद घंटे में दुनिया फुटबॉल का महामुकाबला देखेगी। फीफा वर्ल्ड कप में आज गत चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा, जहां फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित ट्रॉफी दांव पर है। न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में रोमांच अपने चरम पर है। देखिए ईस्ट रदरफोर्ड न्यूजर्सी से हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की खास रिपोर्ट। फीफा विश्व कप के खिताबी मुकाबले में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं और न्यूयॉर्क पूरी तरह विश्व कप के रंगों में रंग चुका है। टाइम स्क्वायर से लेकर मैनहट्टन और न्यू जर्सी तक हजारों फुटबॉल प्रशंसकों ने पूरे शहर को आसमानी, सफेद और लाल रंगों से सजा दिया है। सड़कों पर गूंजते नारों, हर तरफ आती जाती टीमों की जर्सियों और दुनिया भर से आए समर्थकों के बीच फुटबॉल की सबसे बड़ी रात का रोमांच साफ महसूस किया जा सकता है। मैं बहुत बार टाइम्स स्क्वायर जाता हूँ। टाइम्स स्क्वायर हमेशा अर्जेंटीना के लोगों से भरा होता है। वो लोग झंडे लेकर खड़े होते हैं, बारिश में भी नारे लगाते हैं। असली अर्जेंटीना के फैंस वही हैं, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, जो दिल से अर्जेंटीना के लिए जीते हैं। क्योंकि स्पेन के पास सबसे अच्छी टीम है, उनका खेल साथ में सबसे अच्छा है और मुझे लगता है कि उनके पास ज्यादा अनुभव और ज्यादा संयम है। अफसोस की बात है अर्जेंटीना के लिए, मुझे लगता है कि वे बहुत दबाव में हैं। वे अब थक चुके हैं और वे सिर्फ मेसी पर निर्भर हैं। वो 39 साल के हैं। मुझे लगता है अब उनका जादू खत्म हो गया है। अर्जेंटीना ने एक बार फिर साबित किया है कि वह गत चैंपियन क्यों है। टूर्नामेंट में अब तक टीम ने 19 गोल किए हैं और उसकी अगुवाई लियोनेल मेसी कर रहे हैं, जो संभवतः अपने शानदार करियर का आखिरी विश्व कप फाइनल खेल रहे हैं। वहीं स्पेन ने भी अपने मजबूत डिफेंस से सभी को प्रभावित किया है। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन के खिलाफ सिर्फ 1 गोल हुआ है।
युवा सनसनी लामिन यमाल की अगुवाई में स्पेन 2010 के बाद अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। इतिहास भी दोनों टीमों के बीच बेहद करीबी मुकाबले की ओर इशारा करता है। दोनों टीमों के बीच अब तक 14 मुकाबले हुए हैं, जिनमें स्पेन और अर्जेंटीना ने 6-6 मैच जीते हैं, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। दोनों टीमों के बीच पिछले 5 मुकाबले दोस्ताना मैच रहे हैं, जिनमें स्पेन ने 3 और अर्जेंटीना ने 2 मैच जीते हैं। यह मुकाबला मेसी बनाम यमाल का भी होगा। जहां मेसी अर्जेंटीना की आक्रामक ताकत है, तो वहीं यमाल स्पेन की डिफेंस की मजबूत दीवार। मुझे लगता है टूर्नामेंट में 2 टीमें हैं जो बहुत अच्छा खेल रही हैं। वो शुरू में कमजोर थी पर अब ऊपर आ गई हैं। सेमीफाइनल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। मैच अच्छा होगा। दोनों का खेलने का स्टाइल अलग अलग है। मुझे लगता है मैच दिलचस्प होगा। हर गुजरते घंटे के साथ रोमांच और बढ़ता जा रहा है। प्रशंसक तैयार हैं, टीमें तैयार हैं और अब मंच फुटबॉल की एक और आखिरी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक स्टेडियम, 2 महाशक्तियां और एक सुनहरी ट्रॉफी। अब देखना यह होगा क्या स्पेन 16 साल के सूखे को खत्म करता है या फिर अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज, न्यू जर्सी। तो थोड़ी देर में पूरी दुनिया रूबरू होगी फुटबॉल के महामुकाबले से। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।